हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सृजन आईएएस कटिहार संस्थान के द्वारा जो है आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कंबाइंड टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें यह जो है दूसरा टेस्ट है। यह जो है दूसरा टेस्ट का प्रश्न पत्र है, जिसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स जो है जनवरी महीने का करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और जो है 150 प्रश्न में से करीब 26-27 प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं और बाकी के बाकी मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स से वैसे प्रश्नों को ही शामिल किया गया है टेस्ट में जिसे पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। वैसे ही प्रश्नों को इस संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज में शामिल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, इंटरपोलर कौन थे? इंटरपोलर कौन थे? तो ये थे, आपका सी आंसर हो जाएगा, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी, है ना। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी दोनों भाषा का ज्ञानी था, दोनों भाषा जानता था, वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ए आंसर, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। निशान किसे कहा जाता था? निशान किसे कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का डी, अंग्रेजों को प्राप्त बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र। अंग्रेजों को जो बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में मुक्त फ्री व्यापार करने का जो पास मिला था, आज्ञा मिला था, उसी को निशान कहा जाता था। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाले जो प्रथम अंग्रेज थे वो थे जॉन मिल्टन हॉल। ए आंसर हो जाएगा। ऐसे जो आए थे कैप्टन हॉकिंस, है ना, जहांगीर के दरबार में, लेकिन उनसे भी पहले 1598-99 में अकबर के समय में जो है जॉन मिल्टन हॉल आ चुके थे। ठीक है। पैदल आए थे और स्थल मार्ग से आए थे। ये भी एक प्रश्न बनता है। ठीक, ये है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय जो था वो था डी अल्मीडा, है ना। डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली जो है वायसराय थे भारत में। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दिया था? डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दिया था? 6 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने। ठीक है। मतलब मुगल सम्राट का अंतिम से दूसरा सम्राट है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय आए, इनके पुत्र थे। उसके बाद तो फिर मुगल सम्राट का पद ही खत्म हो गया, है ना, 1857 क्रांति के बाद। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? मतलब बंगाल में कौन ऐसा बंदरगाह था जो पुर्तगालियों का था और वो पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, चटगांव का बंदरगाह। चटगांव अभी के बांग्लादेश में है, उस समय बंगाल में पड़ता था, अविभाजित भारत के। हाँ, ये है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1760 ईस्वी के वांडीवास के युद्ध में किसने किसको हराया? तो वांडीवास की युद्ध जो हुई थी वो फ्रेंच और ब्रिटिशों के बीच में हुई थी, ये बात तो सही है, लेकिन किसने किसको हराया ये प्रश्न है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिशों ने फ्रेंचों को हराया। ठीक है ना, बी आंसर हो जाएगा, ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, वर्ष 1798 ईस्वी में वेलेस्ली द्वारा लाई गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? वेलेस्ली 1798 में सहायक संधि लाया था, जिसके तहत बहुत सारे राज्य रजवाड़े क्षेत्रों के राज्य को जो है सहायक संधि के तहत मिलाया था। ठीक है। तो पहला कौन सा राज्य था? तो वो था हैदराबाद का निजाम, है ना, हैदराबाद का निजाम था। बी आंसर हो जाएगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल, मतलब है फैंटम, के रूप में उल्लिखित किया? मतलब भूसे से भरे एक बैताल कहा, ये है क्वेश्चन। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, मुबारक उद्दौला के बारे में कहा। ये मुबारक उद्दौला जो है ये जो है बंगाल के नवाब थे उस समय। ठीक, 1765-64-65 के आसपास में। तो उस समय जो है ये उस समय जो एलिजा इम्पे थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कलकत्ता के। ठीक है।
74 75 में, हाँ 73 के पहले 172 के तक जो है, तो उनको जो है ये मुबारकुद्दौला को ये बात कहा था बैताल। ठीक है। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या था कहा था? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर पर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी आपको पांडिचेरी की संधि के साथ, है ना। बी आंसर हो जाएगा, पांडिचेरी की संधि के साथ। ठीक, 1755-56 में यह द्वितीय जो है कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, तो ये है, ये कर्नाटक युद्ध भी जो है फ्रांसीसियों और जो है ब्रिटिशों के बीच में हुई थी वहाँ। तो उसके बाद है देखिए 14 नंबर, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो सैन्य नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था सी सर आयर कूट, है ना, सी सर आयर कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर, विदेशी कंपनियों के भारत आगमन का सही क्रम बताएं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो ये आने का क्रम बताना है, ना कि कंपनी स्थापना का। कंपनी स्थापना का क्रम बताएगा तब फिर थोड़ा सा उलट हो जाता है, और आने का क्रम, भारत आने का क्रम अगर पूछा जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो ए हो जाएगा। 1 2 3 4 5। सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत, फिर डच आए, ठीक है, 1602 में, फिर 1608 में अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। तो इस तरह से सबसे अंतिम में स्वीडिश आए। हाँ, तो ये है क्रम आने का। अगर कंपनी के स्थापना के आधार पर बोलता तो फिर अलग हो जाता। ठीक है, तो अंग्रेज का कंपनी पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले स्थापित हुआ था तो पहले वो हो जाता, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आ जाता, है ना। तो ये है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित था के लेखक कौन थे? तो जीज मोहम्मद शाही एक पुस्तक है जिसमें नक्षत्र विज्ञान के बारे में उल्लेख है। इसका लेखक कौन थे? तो जयपुर के सवाई जय सिंह थे इसके लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर पर। जय सिंह ने इनमें से कहाँ पर वेधशालाएं नहीं बनाए था? वेधशालाएं नहीं बनाया था मतलब खगोल विज्ञान से रिलेटेड है वेधशाला, तो जो है कहाँ नहीं बनाया था? ये था आपका उज्जैन में नहीं था, बाकी सभी जगह था। मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली सब में जो है बनाया था। ठीक है, लेकिन उज्जैन में नहीं था, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। आपको कमेंट करके लिखना है कि यह गुजरात का युद्ध कब हुई थी और किन के बीच में हुई थी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा सेना की तरफ से तोपों का संचालन किया था? तो पानीपत की तृतीय युद्ध जो हुई थी उसमें जो है मराठों की तरफ से तोपों का संचालन कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था इब्राहिम गारदी। सी आंसर हो जाएगा, इब्राहिम गारदी। 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवाजी के शासन में पागा क्या था? पागा जो था शिवाजी के शासन में एक पद हुआ करता था, तो पागा का मतलब क्या था? मतलब तो पागा का मतलब था अश्वसेना। ठीक है, अश्वसेना को हम पागा कहते थे, एक संगठन था, है ना। तो ये है, तो 20 का हो जाएगा बी आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? बंगाल का जो है कौन ऐसे नवाब थे जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, न्याय के लिए जाने जाते थे? तो वो जो थे आपका शुजाउद्दीन, है ना। तो बंगाल को स्वतंत्र करने वाला मुर्शिद कुली खां थे, उसी के जो है वंशज थे ये शुजाउद्दीन। तो शुजाउद्दीन बने थे, तो वो न्याय के लिए जाने जाते थे। शुजाउद्दीन, फिर सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां जो है, फिर सिराजुद्दौला है, मीर कासिम है, मीर जाफर, इतना सब जो है वो बंगाल के नवाब ही थे वो लोग। शिवाजी के किस उत्तराधिकारी को औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो शिवाजी के ऐसे कौन से उत्तराधिकारी थे जिसको औरंगजेब ने ईमानदार कहा था?
तो वो थी ताराबाई, है ना। ताराबाई, राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई अपने अल्पवयस्क बच्चों को जो है गद्दी पर बैठा करके पूरा कमान अपने हाथ में ले ली थी। तो इसी को औरंगजेब ने ताराबाई, मतलब और ताराबाई को ही औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि प्रदान किया था। 22 का सी हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो वो था आपका टीपू सुल्तान, डी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था। ये जो है वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? ये 1712 की बात कर रहा है। तो जो है 1712 में जो है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है जहांदर शाह को बैठाया जाता है 1712-1713 के आसपास में। तो उसमें कि कौन बैठाता है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह को? तो वो बैठाता है जुल्फ़िकार खान। 24 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? मतलब सत्ता से हटा करके, सिंहासन से हटा करके उसकी हत्या कर दिया था। सैयद बंधु के बारे में जानते हैं। किंग मेकर थे ये, 2 भाई थे सैयद बंधु, और ये किंग मेकर थे। और 4 मुगल सम्राटों को गद्दी पर बैठाने का जो है इनको श्रेय जाता है। तो वो जो है सैयद बंधुओं को श्रेय जाता है। तो किसको जो है ये हत्या करके गद्दी से हटा दिया था? तो वो थे फर्रुखसियर, है ना। बी आंसर हो जाएगा 25 का, फर्रुखसियर को। 25 नंबर देखिए। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए थे? अवध भी स्वतंत्र हो गया था, हैदराबाद भी हो गया था, भरतपुर, रुहेलखंड ये सब जो हुआ था, ये सारे राज्य जो स्वतंत्र हुए वह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही हुए थे। क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल सम्राट बने थे 1719 में बने थे और 1748 तक वो मुगल सम्राट रहे थे। इन्हीं के समय में जो है नादिर शाह ने भी आक्रमण किया था, और इन्हीं के समय में पहला आक्रमण अहमद शाह अब्दाली भी किया था, जो कि नादिर शाह का जो है ये था, उत्तराधिकारी था। ये है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो अभी उसका आंसर हो गया मोहम्मद शाह रंगीला थे। 27 का सी हो जाएगा। ठीक है। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने पहला आक्रमण किया था। उसके बाद लगातार भारत पर 7 बार आक्रमण किया है। ठीक, ये है। 28 नंबर क्वेश्चन है। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? ये किसने कहा था? बंगाल के किस नवाब ने यह बात कही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मीर कासिम ने। मीर कासिम ने इन्होंने जो है अपनी राजधानी को बदल करके मुंगेर ले आया था, है ना, इसी सब चीज़ों से शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन फिर भी अंग्रेज इसको पीछा करता रहा और अंततः जो है बक्सर की लड़ाई हुई। ठीक है। ये है 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि बक्सर की लड़ाई के बाद हुई थी। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, उसमें से दूसरा जो संधि है वो 16 अगस्त 1765 को किनके बीच हुई थी? इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो ये जो संधि हुई थी ये हुई थी आपका शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। शुजा-उद-दौला कौन थे? तो शुजा-उद-दौला थे ये जो है अवध के नवाब थे। चूँकि हम जानते हैं बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इसमें जो है एक तरफ 3 सेना संयुक्त रूप से एक साथ थी और दूसरे तरफ अंग्रेज का तरफ से हेक्टर मुनरो की सेना थी। तो 3 जो सेना थी उसमें से मीर कासिम की सेना, शुजा-उद-दौला की सेना और शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना। मुगल सम्राट उसमें निर्वासित जीवन जी रहे थे, अवध में ही रह रहे थे। तो इन तीनों की सेना और इधर हेक्टर मुनरो की सेना, इसमें भी जो है हेक्टर मुनरो की सेना की जीत हो गई थी अंग्रेजों की। उसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है वो प्राप्त हो गया था अंग्रेजों को, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया था। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव आ चुके थे उस समय फिर जो है लंदन से, तो उनके बीच में यह जो है संधि हुई थी। प्लासी की लड़ाई के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव लंदन जा चुके थे, फिर बक्सर की लड़ाई हो गई तब वो संधि करने के लिए वो आए थे। ठीक है। संधि के समय में वो आए थे लंदन से वापस। ये है तो ये शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में।
30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था। तो टीपू सुल्तान जो है अनेकों देशों से जो है अपना राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और अनेक देशों से जो है अपना सहायता मांग की थी अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए। तो इसमें कौन कौन सा देश है शामिल, यही बताना है। 30 का आंसर हो जाएगा डी, मतलब फ्रांस से भी, अरब से भी, अफगानिस्तान से भी, मॉरिशस से भी और तुर्की से भी, इन सारे देशों से उन्होंने सहायता मांगी थी। डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 30 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ये बात सही है, टीपू सुल्तान की इसी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया, तो ये भी बात सही है। और तीसरा है देखिए, वाडयार वंश के एक बालक कृष्णराज चिक्का द्वितीय, चिक्का इसका नाम था, कृष्णराज चिक्का द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज का सहायक संधि लाद दी गई, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 नंबर का ई आंसर हो जाएगा, मतलब सभी आंसर सही है। 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नहीं है तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जजमान नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। रणजीत सिंह किस विजय के बाद रणजीत सिंह को जमजमा नामक तोप प्राप्त हुआ था, तो वो था आपका अमृतसर विजय के अभियान के बाद। ठीक है, अमृतसर विजय के अभियान के बाद, ए आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। द्वितीय वाला जो आंग्ल मैसूर हुआ था वो भी अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, फिर टीपू सुल्तान भी उसमें शामिल हुए थे हैदर अली की मृत्यु के बाद। फिर तृतीय वाला में जो है अंग्रेज और टीपू सुल्तान, चतुर्थ वाला में अंग्रेज और टीपू सुल्तान, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये प्रथम वाला पूछ रहा है, तो प्रथम में जो है समाप्ति किस संधि से हुई थी ये पूछ रहा है, तो मद्रास की संधि से, सी आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 34 नंबर है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था, किस एरिया में किया गया था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में किया गया था। रैयतवारी बंदोबस्त है ना, टैक्स वसूलने का जो है 2-3 तरह का बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये चलाया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में, है ना, सर्वप्रथम चलाया गया था। ठीक है, ये है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 ईस्वी में पारित इल्वर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। इल्वर्ट बिल 1883 ईस्वी में इल्वर्ट बिल आया था। उसमें जो है इसका उद्देश्य क्या था, उस समय गवर्नर जनरल मतलब वाइसराय थे लॉर्ड रिपन, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था आपका, जहाँ तक अदालतों को दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। मतलब है कि कोई भी जो है अपराधी है, चाहे वो यूरोपियन अपराधी हो, अंग्रेज अपराधी हो, उसकी भी जो है जजमेंट देखने के लिए भारतीय जज भी उस मामलों को देख सकते थे। इस इल्बर्ट बिल में यही बात था, लेकिन जो है अंग्रेज़ों ने विरोध किया, इसी को हम श्वेत विद्रोह कहते हैं। ये किया कि जो है किसी भी श्वेत मतलब अपराधी का मामला कोई भी भारतीय जज नहीं देखेगा, इसलिए यह बिल पास नहीं हुआ विरोध के कारण। ठीक है, श्वेत विद्रोह के कारण जो है ये बिल पारित नहीं हो सका। 35 हो गया। 36 पर आते हैं। महलवारी व्यवस्था या महलवारी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। कौन कौन क्षेत्र शामिल है जहां पर महलवारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी 1 2 3 4 5, मतलब सारे क्षेत्रों में। कौन कौन क्षेत्र है देख लीजिए। गंगा घाटी, मतलब गंगा घाटी के आसपास का जितना क्षेत्र है, दोआब के उत्तरी और पश्चिमी प्रांत, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो सब। दोआब का मतलब ये हो गया कि गंगा और यमुना के बीच का जो ज़मीन है, पश्चिमी यूपी पड़ता है, तो वही वाला एरिया हो गया। मध्य भारत के कुछ भाग भी इसमें आते थे और मराठा के अधिकृत प्रदेश, मराठा के कुछ क्षेत्र आते थे और पंजाब, यहाँ जो है महलवारी बंदोबस्त चलता था। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। 37 नंबर क्वेश्चन।
हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। इसका मतलब ये है कि भारत से जितने भी धन है इसको निचोड़ करके भारत में ब्रिटेन के जो टेम्स से मतलब ये हो गया ब्रिटेन, है ना, लंदन, टेम्स नदी किनारे लंदन है, तो लंदन में जा करके निचोड़ देती है। यही है, यहाँ से धन की निकासी हो रही थी। किसने कहा था ये? तो ये कहा था आपका 37 का डी, जॉन सुल्लिवान ने। जॉन सुल्लिवान ने यह बात कही थी। डी आंसर हो जाएगा। ठीक, 37 का डी हो जाएगा। 38 नंबर, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? मतलब ब्रह्म समाज का एकदम उलट संस्था जो है संगठन कौन सा था? तो वो था आपका जो है धर्म सभा। धर्म सभा जो है ये जस्ट उल्टा था और ये समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी उसको अच्छा मानता था। सती प्रथा को भी यह जो है सही मानता था। जो भी प्रथाएं चली आ रही थी उसको परंपरागत तौर पर अच्छा मानता था। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को जो है ब्रह्म समाज के माध्यम से जो है आलोचना किया करते थे, लेकिन ये धर्म सभा जो है उसका आलोचना नहीं करता था, वो सही मानता था। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधोमुखी निषेधन सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? अधोमुखी निषेधन सिद्धांत जो है शिक्षा के लिए कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका विलियम बेंटिक के समय में। विलियम बेंटिक के समय में जो है मैकाले शिक्षा लागू हुआ था, अंग्रेजी शिक्षा। उसमें यह भी कहा गया था कि जो है निषेधन सिद्धांत, इसका मतलब ये था कि ऊपर के लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे तो उससे जुड़े हुए लोग जो नीचे के लोग हैं वो धीरे धीरे वो भी रिस्क करके शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो यही सिद्धांत था निषेधन का। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो कौन सा कानून पारित हुआ 1856 में? तो ये हुआ था आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ये तो हुआ ही था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से, उन्हीं की कैंपेनिंग के माध्यम से। सती निषेध रेगुलेशन नहीं, ये तो 1829 में हुआ था। ठीक है, धार्मिक अयोग्यता कानून 40 का आंसर हो जाएगा ए। ये भी कानून पारित हुआ, धार्मिक अयोग्यता कानून। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक जो था वो था आपका एनी बेसेंट। भारत में फेबियन आंदोलन का जो है प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। 41 का बी हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कृषक विद्रोह के नेता ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ठीक है, तो ये कौन कहा था? तो ये कहा था आपका पावना विद्रोह से जुड़े आंदोलनकारियों ने। पावना विद्रोह कृषक आंदोलन था, किसान आंदोलन था। ठीक है, बंगाल में हुआ था ये। तो ये जो है ये आंदोलनकारी कहते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक, ये है। फिर अगला है देखिए 42 नंबर का हो गया। ठीक, आइए 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर एवं खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करने की परंपरा जो है उपाधियां देने की परंपरा शुरू हुई थी? तो ये 43 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन के समय में। लॉर्ड लिट्टन जो गवर्नर जनरल थे, मतलब वायसराय थे, तो कब से कब 1876 से 1880 के बीच में वो थे। ठीक है, तो ये है। 44 नंबर क्वेश्चन है देखिए, कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो कानपुर षड्यंत्र केस जो चलाया गया था ये भारत में उस समय साम्यवादी आंदोलन चलाए जा रहे थे, साम्यवादी कुछ गुटों के द्वारा। तो उसी पर जो है उन्हीं लोगों पर जो है गलत गतिविधि का आरोप लगा करके, षड्यंत्र का आरोप लगा करके कानपुर षड्यंत्र केस चलाया गया था। ठीक है, तो ये है। उसमें एम.एन. रॉय वगैरह भी थे, ये सब जो कुछ साम्यवादी नेता उस समय के प्रमुख नेता थे उस समय इसमें शामिल थे इस केस में। 45 नंबर है देखिए, किस आदिवासी नेता को धरती आबा अर्थात जगत पिता कहा जाता था? तो ये है बिरसा मुंडा आंदोलन के प्रवर्तक जो है बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हो चांद भैरव, ये चारों भाई ने किया था। ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। ए और बी दोनों आंसर है, चांद भैरव दोनों और सिद्धू कान्हो भी, चारों भाई ने नेतृत्व किया था। ठीक है, चारों भाई नेतृत्व किया था इसका।
47 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको आप इंटक कहते हैं, कि स्थापना किसने की थी? तो इंटक की स्थापना जो की थी वो की थी आपका वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, इंटक की स्थापना किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, और 1920 में ही एटक की स्थापना हो गई थी। बाद में 1929 में एटक से ही इंटक बन गया, एक अलग संस्था। ठीक है, ये एक मजदूर यूनियन था, ट्रेड यूनियन था। ठीक, तो एटक बना था, तो उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय बने थे, ये तो जानते ही हैं। ये है इंटक। ठीक है, भारत में एटक की स्थापना से पूर्व ही 1918 में पहली मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? पहली मजदूर संघ मद्रास में गठित हुआ था। ठीक है, तो वो कौन किया था? तो वो किया था वीपी वाडिया ने, है ना, वीपी वाडिया ने किया था। 49 नंबर देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? गुजरात में, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये था आपका वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक, सी आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जिसे आप 1857 की क्रांति भी कहते हैं, और उसमें जो है मुख्य तात्कालिक कारण क्या थे? कारण तो वैसे बहुत सारे कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण, है ना, सैनिक कारण। तो तात्कालिक कारण क्या थे? तात्कालिक कारण था जो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। नहीं, ये तात्कालिक कारण नहीं था। ये भी कारण था, लेकिन तात्कालिक कारण नहीं था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, है ना, ये था। इसका संदेह, मतलब चर्बी वाला कारतूस का यूज करने के लिए दिया गया था सैनिकों को, तो ये संदेह ही जो है तात्कालिक कारण बना, आग में घी का काम किया। उसके बाद बाकी तो सैनिक असंतोष तो था ही, भारत का आर्थिक शोषण तो था ही, ये पहले से जो कारण ये तो है ही, लेकिन मेन कारण जो था शुरुआत करने की जो कारण रही थी, ये अंग्रेजों का यहाँ के लोगों के धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। ठीक है, 51 देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो जो है जब 1857 का विद्रोह जो है बैरकपुर, बंगाल के बैरकपुर छावनी में बंगल पांडे ने बिगुल फूंक दिया। उसके बाद फिर मेरठ के सैनिकों के द्वारा जो है बिगुल फूंका गया। फिर वो दिल्ली गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया गया। फिर दिल्ली में जो सैनिकों का जो कमांडिंग किया था वो कौन था, ये पूछा जा रहा है 51 नंबर क्वेश्चन। विद्रोही सैनिकों का जो है कमांडर कौन था? तो बख्त खान था। 51 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बख्त खान। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, है ना, मतलब 1857 के क्रांति को किसने कहा कि जो है भारतीय जनता की यह क्रांति है? तो ये कहा था आपका सी, वीडी सावरकर ने, सॉरी कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, ये बात। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, वहां उनकी मृत्यु हो गई? तो कौन नेता थे 1857 के क्रांति के दौरान? अंग्रेज शिकंजा जब कसने लगा अंग्रेजों का, तब जो है वो नेपाल भाग गए। तो नाना साहब भी नेपाल भाग गए थे, बेगम हजरत महल भी नेपाल भाग गई थी, और खान बहादुर खान भी नेपाल भाग गया था। मतलब इनमें से 3 वो नेपाल भागे थे, 1 2 3, मतलब नेपाल में ही इन लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, महात्मा गांधी मौलाना 54 नंबर क्वेश्चन, 1921 में हुए मोपला विद्रोह को इनमें से किस खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेताओं ने समर्थन किया था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के पश्चिमी तट पर, है ना, मुस्लिमों का यह आंदोलन था, मुस्लिम कृषकों का। तो इसमें जो है खिलाफत आंदोलन से जुड़े कौन नेता थे जो इस आंदोलन को समर्थन किया था? तो ये आंसर पूछ रहा है, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, कौन किए थे? 54 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मतलब 1 2 3 सभी। महात्मा गांधी भी ने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी, और शौकत अली भी, मतलब तीनों ने समर्थन किया था मोपला विद्रोह का। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में हुई बारदोली सत्याग्रह के बाद किसके नेतृत्व में जांच आयोग गठित किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। ये भी जो है कृषि से जुड़ा हुआ किसान आंदोलन था। ठीक है, टैक्स से जुड़ा हुआ, टैक्स ज़्यादा वसूला जाता था इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, है ना, सॉरी 55 का, हाँ
मतलब सत्याग्रह किसके नेतृत्व में आयोग गठित हुआ था? राजस्व अधिकारी मैक्सवेल, न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड, लॉर्ड सार्जेंट, लॉर्ड मैकाले। ये आंसर इसलिए होगा क्योंकि इस कमेटी का जो है निर्देशन कर रहे थे, ये दो व्यक्ति कर रहे थे, एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल और दूसरा न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड। तो ये दोनों कर रहे थे, तो इसलिए जो दोनों का नाम है तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 1920 में हुए इनमें से किस आंदोलन को जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो जंगल सत्याग्रह के नाम से कौन सा आंदोलन जाना जाता है ये बताइए, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ था और जिसे गांधी जी ने भी अपना समर्थन दिया था। तो कौन सा आंदोलन था? तो वो था आपका चेंचू आंदोलन, ये हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय नियुक्त किस अधिकारी ने नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है कौन से अधिकारी थे जिनको जिम्मेदारी थी कि उनसे नरबली प्रथा समाप्त करना है? तो वो कौन से थे? तो वो कैंपबेल थे। 57 का हो जाएगा ए, कैंपबेल। ठीक, 58 क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये RC मजुमदार ने कहा है। 58 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये जो है आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का देखिए, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ये डायलॉग कौन दिया था ये, है ना? तो ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ये आंसर हो जाएगा 60 का बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, यह बात दादा भाई नौरोजी ने कही थी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भारत नेपाल युद्ध 1814 में शुरू हुआ, 1816 में समाप्त हुआ सुगोली की संधि से, तो ये तो सही है। ठीक है, बी है देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में शुरू हुआ, 26 में समाप्त हुआ, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1855 से 56, ये गलत हो गया। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में शुरू हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में शुरू हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 हुआ था, ये सही है। मतलब सी गलत है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध का जो टाइम है वो गलत दिया हुआ है। सी आंसर हो जाएगा, इसका गलत ढूंढना है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासन में हुए निम्न संधियों में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सुगोली की संधि अंग्रेज और नेपाल के बीच में हुआ है, जैसा कि देखें 1816 में। यान्दबो की संधि अंग्रेजों और बर्मा के बीच में हुआ था, यान्दबो की संधि 1826 में यान्दबो की संधि हुई थी, है ना, जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई थी। गंडमक की संधि अंग्रेज और श्रीलंका, ये गलत हो गया, गंडमक की संधि अंग्रेज और अफगान के बीच में हुआ था। मद्रास की संधि अंग्रेज और मैसूर के साथ हुआ, ये भी सही है। इसमें भी सी आंसर हो जाएगा, गलत ढूंढना था। ठीक है, 1885 में 63 नंबर क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। कौन से कारण थे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तात्कालिक कारण पूछ रहा, कारण तो बहुत थे लेकिन तात्कालिक कारण तो कौन से थे? तो 63 का हो जाएगा ए। 1870 से 80 के बीच में जो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, मतलब शामिल नहीं है। बोल रहा है कौन से तात्कालिक कारण थे जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में ये जो है ये जिम्मेदारी कारण नहीं है। तो ये अफगान युद्ध जो हुआ था, आंग्ल अफगान युद्ध, ये जिम्मेदार नहीं है कांग्रेस के स्थापना में, बाकी सब है। जैसे बी है देखिए 1878 का शस्त्र अधिनियम, जिसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं, लिट्टन का, जो कि राष्ट्रवादियों को लिए जो है उकसाया कि एक अपना संगठन होना चाहिए। 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब संपूर्ण भारत अकाल झेल रहा था, तो उस समय लिट्टन जो है शाही दरबार का आयोजन कर रहा था। तो ये भी एक रोष था यहाँ के राष्ट्रवादियों के बीच में। 1883 का इल्बर्ट व्हील विधेयक जो कि पारित ना हो सका, इसकी भी असंतुष्टि थी भारतीय लोगों में। तो जो है ये कारण है कुछ, और ये कारण नहीं था तात्कालिक कारण, ए नंबर। 64 क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इनमें से कौन है जो कि कभी भी अपने जीवन काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है?
तो इनमें से है आपका दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की हैं, जो है अधिक बार किया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार किए हैं। ठीक है, 3 बार अध्यक्षता की कर चुके हैं दादा भाई नौरोजी। बाकी जो लोग हैं बाल गंगाधर तिलक, गणेश अगरकर और फिरोज शाह मेहता, ये 3 लोग कभी भी अपने जीवन काल में कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया। ठीक है, ये है। बंगाल के प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? तो प्रथम बंगाल के जो राजनीतिक संगठन है वो कौन है? तो लैंड होल्डर सोसाइटी ही बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन है। ये आपका हो जाएगा आंसर सी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। यही जो है बंगाल की प्रथम राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संस्था है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये जो है जमींदारों के हक की बात करता था यह संगठन। ठीक, ये है। 66 नंबर देखिए, बम्बई की प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? जिस तरह से बंगाल का प्रथम, तो बम्बई का प्रथम कौन था? तो बम्बई का राजनीतिक संगठन प्रथम कौन था? तो ये था आपका जो है 66 का हो जाएगा बी, बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन जो है ये बम्बई का प्रथम जो है राजनीतिक संगठन था। 1884 में 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने किया था? तो 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है ये किया था आपको MV राघवाचारी, आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों लोग मिलकर किए थे। इसका मतलब एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो 67 का ई आंसर हो गया। उसके बाद आई 68, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है ये लंदन में किया था। 68 का आंसर हो जाएगा सी, लंदन में। ठीक है, 68 का सी हो गया, सी। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये गलत हो गया। प्रथम अधिवेशन तो मुंबई में हुआ था, बम्बई में। दूसरा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी, ये तो ये सही है। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में जो है किया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। तो ये भी सही है, 2 और 3 आंसर हो जाएगा, तो बी आंसर हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर हो गया। ठीक, 2 और 3। 70 देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किसकी सिफारिश पर 1911 में रद्द कर दिया? तो हार्डिंग द्वितीय ने जो है बंगाल विभाजन जो कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में, उसको रद्द कर दिया हार्डिंग ने, और वो भी जो है प्रिंस के आदेश पर। प्रिंस उस समय भारत आए थे, प्रिंस पंचम, तो उन्हीं के जो है आदेश पर जो है ये कर दिया था। तो किस समिति के सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर ये किया था? तो अरुणडेल समिति के सिफारिश पर, सी आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन, कर्जन के बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था अरुणडेल समिति की सिफारिश पर। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था, जॉर्ज पंचम है ना, प्रिंस पंचम जो आए थे उसी के कहने पर। ये भी है। 71 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो वो क्या था? बी हो जाएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, है ना। उस समय जो है लिट्टन क्या किया था, उम्र को घटा दिया था, जिसके भारतीय लोगों में जो है रोष आ गया था। इसीलिए जो है आंदोलन किया गया था कि उम्र को बढ़ाया जाए, क्योंकि भारतीय लोग बहुत देर से पढ़ाई करते हैं, तो जब तक वो परीक्षा देने की स्थिति में आते हैं तो उसका एज ही खत्म हो जाता है। इसलिए जो है इंडियन एसोसिएशन ने जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित यह एसोसिएशन था, जिसके द्वारा इस चीज़ का जो है आंदोलन चलाया जा रहा था। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था थी जो है, और आनंद मोहन बोस भी इसमें शामिल थे इस एसोसिएशन से। तो इस संस्था को जो है कांग्रेस में कब मिला दिया गया? तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, 1886 ईस्वी में कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया, 1886 में। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो ये बात किसने कही थी? ये कही थी एलिगन द्वितीय ने, एलिगन द्वितीय ने।
और यह एक और नारा है कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई नीचे गिर रही है, इसे पतन देखना तो चाहता हूँ, मतलब इस तरह का कुछ उद्घोषणा है तो वो कर्जन किया था। तो लेकिन द्वितीय ने ये बात कही कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के हैं। ये है तो 73 का हो गया आपका सी एलिगन द्वितीय। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? उदारवादियों की कार्यपद्धति जो है उसको कौन कहा है कि ये भिखमंगी राजनीति का शैली है ना? तो ये कहा था बाल गंगाधर, उग्रवादी नेताओं ने कहा था। 74 का बी हो जाएगा। उग्रवादी नेता के अग्रज नेता थे जो है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये लोग थे कुछ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 75 नंबर पर। किस उग्रवादी नेता, जिसे आप गर्मपंथी भी कहते हैं, गर्म दल के नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरटरा करके चुप हो जाएं तो हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बी आंसर हो जाएगा 75 का। ठीक, 75 का बी आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने अपनी पत्र न्यू लैंप्स फॉर ऑल के माध्यम से उदारवादियों की आलोचना करता था? मतलब ये पत्रिका है, इस पत्र के माध्यम से कौन थे जो उदारवादियों का आलोचना करता था? तो वो थे अरविंद घोष। बी आंसर हो जाएगा इसका, अरविंद घोष। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ये दोबारा क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया है। तो यह वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ने क्या था? 77 का हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन है देखिए। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। 78 का जो है बी, है ना। उग्रवादियों का जो है, गर्मपंथियों का ये प्रणेता माने जाते हैं। ठीक, ये है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन के लिए किसे अपना महासचिव बनाया था? तो जो है मद्रास और दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल चलाया गया था। अब बम्बई और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। तो ये एनी बेसेंट वाला होम रूल के बारे में पूछ रहा है, उसके सचिव किसे बनाया गया था? तो जॉर्ज अरुंडेल को। 79 का हो जाएगा सी नंबर, जॉर्ज अरुंडेल को जो है महासचिव बनाया गया था। ठीक, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया था, तो बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य था वो था आपका बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। उस समय राष्ट्रवाद और भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सब एक था, और राष्ट्रवाद जो है बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा था, उसको जो है तोड़ना था, है ना, तोड़ना था कर्जन को। इसलिए जो है बंगाल को विभाजित कर दिया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल था, जो कि आज का बांग्लादेश है, उस समय यह तोड़ दिया था। ठीक है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसमें नवाब सलीमुल्लाह खान का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि आगा खां का भी इसमें सहयोग रहा है, लेकिन जो है अगर इस तरह का प्रश्न है तो इसमें अगर नवाब सलीमुल्लाह खां का नाम है तो उसमें आंसर नवाब सलीमुल्लाह खां ही होगा। अगर ये नहीं रहता तो आगा खां को मान सकते थे। ठीक है, तो 81 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी, है ना, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, 82 नंबर क्वेश्चन है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना वंदे मातरम? कौन ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन थे जिसमें जो है वंदे मातरम का गीत जो है आंदोलनकारी गाया करते थे? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है कर्जन के बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन जो है चला था बंगाल में, फिर पूरे भारतवर्ष में भी इस तरह का आंदोलन चलाया गया था। और स्वदेशी आंदोलनकारी जो है ये वंदे मातरम का नारा गाया करते थे, बोला करते थे। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कौन कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। 83 का ए हो जाएगा। ठीक है, सरोजनी नायडू ने। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। पॉलिटिकल फ्रीडम
किसी भी राष्ट्र के लिए प्राण वायु होता है, यह कथन किसका है? मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र के लिए प्राण वायु होता है, ये कौन कहा था? तो ये कहा था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने ये बात कहा था। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड में जो है बहुत सारे लोग फंसे थे, नाम आया था, उसमें से एक अरविंद घोष भी थे। तो इसको इनके बचाव के लिए कौन वकील थे? कौन वकील इनका सहयोग किया था बचाव के लिए? ये क्वेश्चन है। 85 का सी हो जाएगा। चित्तरंजन दास ने, है ना, चित्तरंजन दास ने इनका बचाव किया था। अलीपुर बम कांड जो है ये कलकत्ता में एक जगह है अलीपुर, वहाँ पर बम का जखीरा रखने का आरोप लगा करके जो है आरोप लगा करके केस चलाया गया था, उसी को अलीपुर बम कांड कहते हैं। ठीक है। 86 नंबर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक समानांतर सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो इस दौरान जो है राजा महेंद्र प्रताप ने कहाँ पर जो भारत की सरकार का गठन किया था, पैरेलली सरकार, तो ये किया था अफगानिस्तान में, है ना, अफगानिस्तान में। सी आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के चलाने के तौर तरीकों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल में जो है अलग हो गया? कांग्रेस में जो है नरम दल एक गुट बन गए और गरम दल का अलग गुट बन गए। तो वो स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तौर तरीके, है ना, जैसे कि हम जानते हैं करजन के द्वारा जब बंगाल को विभाजित किया गया था तो उस समय जो है कांग्रेस में स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस की तरफ से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। उसमें स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीके को लेकर के दो गुट बट गए। कोई किसी और तरीके से चलाना चाहते थे उग्र रूप से, अब कोई जो है उग्र रूप से नहीं चलाना चाहते, उदारवादी लोग जो है उग्र रूप से नहीं चलाना चाहते थे। तो इस तरह से दोनों गुट में टूट हो गया। ठीक है। और ये टूट देखने को मिली सूरत अधिवेशन में, टूट गया कांग्रेस 1907 ईस्वी में। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? उसमें नेवी के द्वारा भी जो आंदोलन किया गया था, नेवी जो नाविक सैनिक होता, नौसैनिक 1946 ईस्वी में, तो उनको शांत करने का जो है किनके कहने पर ये लोग शांत हुए थे? तो ये हुए थे वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर। ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक जो है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा सी, चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। यहाँ पर इस कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और वहीं पर जो ये संकल्प लिया था कि जो है अगले 1930 के जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और तब से जो है लगातार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा 26 जनवरी को। बाद में वही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का रूप ले लिया और स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। ठीक है। तो ये है 15 अगस्त को, चूँकि भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, ये है 14 अगस्त की रात को ही हो गया था अलग, वैसे 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ ऐसा माना जाता है, इसीलिए। ठीक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, है ना। 91 देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? ठीक। 91 का है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस की जो समाजवादी पार्टी की स्थापना है वो जो किया था आपका जयप्रकाश नारायण की प्रमुख भूमिका रही थी। उसमें आचार्य नरेंद्र देव भी शामिल थे और मीनू मसानी भी शामिल थे। तो ये तीनों लोग के शामिल से ही जो तीनों लोग के मिलने से ही जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के स्थापना में किसकी भूमिका रही थी? तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया था, जयप्रकाश नारायण महासचिव बने थे, इस तरह से। ठीक है।
और 92 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी महिला महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ पैदल मार्च की थी? इनमें से कौन सी महिला है जो गांधी जी का जो पैदल मार्च चला था साबरमती आश्रम से दांडी तक, उस यात्रा में वो जो है गांधी जी के साथ थी? इनमें से कौन है? तो वो है सरोजनी नायडू। 92 का जो है आंसर हो जाएगा सी, सरोजनी नायडू। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बिहार के गांधी के रूप में जो जाने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 93 का हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। 94 नंबर है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए। गांधी जी ने यह बात कही थी। महात्मा गांधी के अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो राजनीति और धर्म को वो साथ साथ चलने देना चाहते थे, है ना। राजनीति और धर्म को अलग नहीं करना चाहते थे। ठीक है, उनकी अपना एक फिलॉसफी है और उसको पुष्टि भी करते हैं क्यों नहीं अलग होना चाहिए राजनीति से धर्म को, ये बात है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरविंद घोष को किस षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम कांड षड्यंत्र के तहत। 95 का बी, है ना। ये भी क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन हो गया। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा और तामलुक में समानांतर अस्थायी सरकारों का गठन क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। तो इसमें सबसे लंबे समय तक कौन सी सरकार रही थी, है ना। तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन, जैसा कि हम जानते हैं 1942 में जो है शुरू हुआ था। तो उस समय जो है बलिया में, सतारा में और तामलुक, तो बलिया जो है आपका यूपी में पड़ता है, सतारा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और तामलुक जो है बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है समानांतर सरकारें अस्थायी रूप से गठित की गई थी। तो सबसे लंबे समय तक जो रहा था वो रहा था सतारा की YB चौहान के नेतृत्व में सरकार। ठीक है, ये है। अब बलिया में चित्तू पांडे की सरकार बनी थी, है ना। तामलुक में जातीय सरकार का गठन हुआ था। तो सतारा वाला जो है सबसे ज़्यादा समय तक रहा था। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस लिए हुई थी? तो यह हुई थी आपका जो है भारत जो है नहीं 97 का सॉरी भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश राज्यों के बीच संबंधों का निर्धारण नहीं, रलेट एक्ट अपराधों का निरीक्षण नहीं, भारत डोमिनियन का दर्जा देने का संभावना, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। डी आंसर हो जाएगा 97 का। 1919 में जो कानून बना था, अधिनियम बना था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, उस अधिनियम में ही कह दिया गया था कि अगले 10 साल के बाद एक आयोग गठित होगा जो समीक्षा करेगा इस कानून का कि कानून सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो 1919 के कानूनों का ही समीक्षा करने के लिए साइमन आयोग का गठन हुआ था, जिसमें 7 मेंबर थे और 7 ब्रिटिश थे, है ना। श्वेत आयोग भी इसे कहा गया है। एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था इसमें। विरोध इसलिए तो हुआ था भारत में। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है 1931 में हुआ था, कराची में कांग्रेस का, उसमें जो है पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस कुल 8 प्रांत में सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। इन 8 प्रांत में से कितने में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? चूँकि 1937 में प्रांतों का चुनाव हुआ था, उसमें से जो है उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे। तो 11 प्रांत में से 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। उसमें से भी 5 प्रांत ऐसे थे जिसमें कांग्रेस अपने बलबूते सरकार बनाई थी। अब बाकी 3 में जो है कांग्रेस दूसरे दलों से सहयोग करके बनाया था। तो कुल 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो इसमें सी हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि पूर्ण अपने दम पर सरकार बनाया था 3, तो 5 प्रांत थे। 99 का हो जाएगा सी। ठीक है, 99 का सी हो जाएगा। 100 नंबर देखिए, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शिमला के सन्यासी के नाम से A.O. ह्यूम जाने जाते हैं। A.O. ह्यूम के ही उपज था कांग्रेस का गठन, जानते हैं। ये सिविल सर्वेंट रहे थे अंग्रेजों का, तो इन्हीं के ब्रेन का उपज था कांग्रेस का गठन करना। ये 1907 ईस्वी तक
कांग्रेस के गठन के बाद 1907 ईस्वी तक कांग्रेस का महासचिव बने रहे। ठीक है, ये है हर्मिट ऑफ शिमला भी इसे कहते हैं। ठीक है, वही हो गया शिमला का सन्यासी का मतलब ही हर्मिट ऑफ शिमला हो गया। 101 नंबर देखिए, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के भारत सरकार अधिनियम में लागू किया गया था। ठीक है, और यही चीज़ जाकर के 1935 के अधिनियम में किया गया कि प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई और यही व्यवस्था केंद्र में लगा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। द्वैध शासन क्या था, जिसमें जो है पावर को बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय का पावर, दूसरा हस्तांतरित विषय का पावर। हस्तांतरित विषय में जो है प्रांत में जो गवर्नर होते थे, तो गवर्नर के अधीन कुछ मंत्री भी होते थे जो कि विधानसभा के प्रति, वहाँ के प्रांत के विधायिका के प्रति जो है विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता था, तो उसको हस्तांतरित विषय पर काम करना होता था। और आरक्षित विषय की जिम्मेदारी जो है पूरा का पूरा गवर्नर के अधीन होता था। ठीक है, तो ये है। 102 नंबर देखिए, रैयतवारी बंदोबस्त सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लागू हुआ था? तो रैयतवारी बंदोबस्त जो है सबसे प्रथम जो है लागू हुआ था वो हुआ था डी, मद्रास और बॉम्बे में। मद्रास और बॉम्बे में। डलहौजी की सबसे भयंकर भूल सिद्ध हुई थी क्या? तो डलहौजी की सबसे भयंकर भूल क्या थी? तो ये थी अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अधिग्रहण करना, ये सबसे भयंकर भूल साबित हुआ। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित करिए। गांधी इरविन समझौता ये हुआ है 1931 ईस्वी में, मार्च महीने में हुआ था। पूना समझौता 1932 में हुआ है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये भी 1940 में हुआ था। क्रम मिला लीजिए, तो पहले तो आपका जो है पहले गांधी इरविन समझौता, फिर 104 का ए हो जाएगा आंसर। तो पहले गांधी इरविन समझौता, फिर कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में दिसंबर में हुआ। मार्च में गांधी इरविन समझौता हुआ 31 में ही। फिर 32 में है पूना समझौता हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। और फिर जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 104 का ए, 1 3 2 4। ठीक, 105 का क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व की पंचसाला बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? पंचसाला बंदोबस्त ये भी एक बंदोबस्त है। जब स्थायी बंदोबस्त आने से पहले इस तरह के बंदोबस्त को चलाया जाता था। ये 1773 में यह बंदोबस्त चलता था। ठीक है, हर 5 साल पर के लिए जो है बंदोबस्त चलाया जाता था। तो ये है वारेन हेस्टिंग के समय में जो है यह लागू हुआ था पंचसाला बंदोबस्त। ठीक, तो 105 का आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, बी आंसर हो जाएगा। ये है। 106 नंबर क्वेश्चन पर आइए, किनके अथक प्रयासों से गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में संपन्न हुई थी? किनके प्रयासों से जो है संपन्न हुआ था? तेज बहादुर सप्रू, M.S. जयकर, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट। इनमें से तीनों ऊपर के जो 3 देख रहे हैं, तेज बहादुर सप्रू, M.S. जयकर और मदन मोहन मालवीय, इन सभी के सहयोग से जो है अथक प्रयासों से गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा ई, है ना, एक से अधिक। 106 का ई हो जाएगा। ठीक, 107 है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? कि एक वर्ष में स्वराज लेंगे, तो इसकी नारा जो गांधी जी ने कब दिया था? तो ये इसका हो जाएगा 107 का सी, मतलब असहयोग आंदोलन के समय में। हम जानते हैं असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में उसको स्थगित कर दिया गया था, जब चौरी चौरा कांड घटित हो गया था गोरखपुर में। ठीक है, 108 नंबर है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था? मतलब इस आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया, है ना? तो ये है, इसका किनका नाम है? तो अब्बास तैयब जी का नाम इसमें सबसे पहले आता है। 108 का ए हो जाएगा। गांधी जी की गिरफ्तारी होने के बाद अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह को आगे नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। सरोजनी नायडू भी उसमें भाग ली थी। मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं, ये नहीं लिए थे। इसमें पूछा जा रहा है भाग लिया था, तो 1 2 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सी, 109 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक, 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये है।
जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक हुई थी, जिसमें गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव पर मंथन होना था कि करना है कि नहीं करना है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना है कि नहीं करना है, इस पर मंथन होना था। कांग्रेस के कोर कमेटी की बैठक हुई थी वर्धा में। तो इस कांग्रेस के कोर कमेटी जो कार्य समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये है, तो ये किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। 110 का नहीं, सॉरी 110 का बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, 111 नंबर देखिए, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष थे 12 का 111 का हो जाएगा सी, स्टैफोर्ड नहीं, पैंथिक लॉरेंस। 111 का हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस। बाकी मेंबर थे एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनके इस कमीशन के मेंबर थे। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था, वे कौन से सुझाव थे? तो 112 का आंसर हो जाएगा सी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, है ना। ये 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो इनमें से कौन थे जो 1946 में जो अंतरिम सरकार की गठन हुई थी उसमें मंत्री नहीं थे? तो वो थे आपका 113 का अबुल कलाम आज़ाद, 113 का डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा 113 का डी। ठीक, 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब यह घोषणा की थी? तो यह घोषणा किया गया था 1917 में, अगस्त घोषणा 1917 में चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 आया था। ठीक है, तो यही है। अगस्त प्रस्ताव अलग है, 1940 में आया था। अगस्त घोषणा अलग है, 1917 में आया था। अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव में यही अंतर है, ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जहाज से जा रहे थे, तब जो है हिंद स्वराज की रचना की थी। ये 1909 की घटना है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा 115 का। किसने 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का होली जलाए जाने पर एक बर्बादी कहा था? ठीक है, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना को जो है ये बर्बादी कहा था किसने? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 117 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 118 का देखिए, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ था? प्रथम विभाजन तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, गरम दल और नरम दल में, ये तो जानते ही हैं। तो द्वितीय विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में। ये आंसर हो जाएगा इसका। कांग्रेस में दूसरा विभाजन हो गया था। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक कहा था वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 119 का हो जाएगा आपका सी। 119 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ब्रिटेन में उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी, तो बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 121 नंबर देखिए, 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन द्वारा जारी दीपावली घोषणा का संबंध किससे था? तो दीपावली घोषणा इरविन के द्वारा किया गया था 1929 में। तो इससे जो है किस चीज़ से रिलेटेड था? तो श्रमिक नेताओं से रिलेटेड था। 121 का बी, डोमिनियन स्टेट से रिलेटेड था। 121 का बी आंसर हो जाएगा, डोमिनियन स्टेट से रिलेटेड था। ठीक है, ये दीपावली घोषणा। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। 122 का हो जाएगा महात्मा गांधी, ए आंसर हो जाएगा। 123 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज
मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम ये रचना है और ये उनके रचनाकार हैं। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, कौन सुमेलित नहीं है तो ये बताना है, तो ए सुमेलित नहीं है। हिंद स्वराज जवाहरलाल नेहरू की रचना नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम की रचना किया, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल की रचना, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया की रचना। 124 देखिए, किनके प्रयत्नों से गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। तो किनके अथक प्रयासों से यह समझौता हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ई आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि मदन मोहन मालवीय भी और सी राजगोपालाचारी और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये तीनों के जो है सहयोग से अथक प्रयासों से जो ये हुआ था। ठीक है, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यह पूना समझौता हुआ था। 125 देखिए, अब करंट शुरू हो गया है। 125 नंबर क्वेश्चन का है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ये रहा है 86वां स्थान रहा है। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो वो है जो है स्पेस एक्स एजेंसी ने। एलन मस्क का ये कंपनी है, निजी कंपनी है ये स्पेस एक्स। ठीक है, 127 देखिए, संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रवासी भारतीय किस देश में है, सर्वाधिक प्रवासी भारतीय किस देश में है ये बताना है। तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात में, अधिकतर भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, है ना, यूएई में। 128 देखिए, मार्सेलो रिबेलो डी सोसा किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो गए। अभी हाल फिलहाल में, मतलब जनवरी महीने का ये करंट है, तो जनवरी महीने का ये न्यूज है। तो कौन से मार्सेलो रिबेलो डी सोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये बताना है। तो ये है आपका पुर्तगाल के, दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं पुर्तगाल के ये। ठीक है, 129 है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो ये रहा है 129 का आपका बी, कर्नाटक राज्य। ठीक है, शीर्ष पर रहा बड़े राज्यों की श्रेणी में, है ना। छोटे राज्य की श्रेणी में भी इस तरह का इंडेक्स जारी होता है, बड़े राज्य की श्रेणी में, संघ शासित क्षेत्र के भी श्रेणी में अलग अलग श्रेणी में निकलता है। तो ये बड़े राज्य की श्रेणी में इनोवेशन इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा कर्नाटक। 130 नंबर देखिए, किस देश की नौसेना ने अपना सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 आयोजित किया, सी विजिल 21 आयोजित किया, ये है। तो किस देश की नौसेना ने जो है किया था, 130 का आंसर हो जाएगा आपका ए, भारत की नौसेना ने। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित 131 नंबर, पद्म विभूषण से सम्मानित गुलाम मुस्तफ़ा खान का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे, तो वे थे आपका शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 132 देखिए, अंकटाड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश में सर्वाधिक एफडीआई आया है, तो सर्वाधिक एफडीआई जो है सर्वाधिक एफडीआई चीन में आया, 132 का हो जाएगा। और सॉरी, अंकटाड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश में सर्वाधिक एफडीआई आया, 132 का जो है बी है, चीन हो जाएगा। सॉरी, चीनी है, गलती से अमेरिका पे चले गए थे, चीन हो जाएगा सर्वाधिक एफडीआई। फिर उसके बाद भारत में दूसरे नंबर पर एफडीआई का उसमें आया, तो भारत में आया, ये है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो इसमें अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। तो संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है, तो संस्थागत श्रेणी में मिला है सीड्स को, सीड्स संस्था है, सीड्स को मिला है। ठीक है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल, है ना, से संबंधित ये संस्था है, उसको ये मिला है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रवासियों की पहली पसंद कौन सा देश है, दुनिया भर में प्रवासियों की पहली पसंद कौन देश है, तो ये है आपका अमेरिका, 134 का ए, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, 135 पर आइए, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय योजना की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, 135 का ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 136 का देखिए, निम्न में से कौन सा तूफान बंगाल
बंगाल की खाड़ी में नहीं आया है, यहाँ पर खाड़ी छूट गया है। तो इसमें से कौन है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं आया? ये जो तूफान है, कुछ तूफान अरब सागर में आया, कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से आया। तो इसमें कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं आया, ये पूछ रहा है। तो 136 का हो जाएगा डी। जो है निसर्ग है बंगाल की खाड़ी में नहीं आया, बाकी सब बंगाल की खाड़ी में, उल्फान, निवार, बुरेवी, है ना, ये है। 137 का देखिए, विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2020 अब तक का कौन सा सबसे गर्म वर्ष रहा? विश्व मौसम संगठन के अनुसार ये बता रहे हैं, तो ये रहा तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा 2020। ठीक है, ये है तीसरा, ये आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता में। डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक, कोलकाता में। 139 नंबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2021 में किस राज्य में स्थित वसंत दादा शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? वसंत दादा शहरी सहकारी बैंक किस राज्य में था जिसका आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये था आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार रेजिमेंट के शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को 2021 में किस पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महावीर चक्र से। 140 का हो जाएगा आपका ए, महावीर चक्र से। ठीक है, भारत पर्व 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत पर्व 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 141 का हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 142 नंबर क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश के बाद निम्न में से किस राज्य में लव जिहाद पर अंकुश के लिए अध्यादेश लाया गया? तो उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है जहाँ पर यह अध्यादेश लाया गया? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद देखिए 143 नंबर क्वेश्चन, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में गोवा में आयोजित हुआ था। IFFI का आयोजन गोवा में हुआ था। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है 143 नंबर का हो जाएगा सी, विक्टोरिया स्टोरारो को, है ना, विक्टोरिया स्टोरारो को दिया गया। ये हो जाएगा आपका सी। 144 नंबर देखिए, 11 जनवरी 2021 को किस देश की अध्यक्षता में वन प्लेनेट का आयोजन किया गया था? वन प्लेनेट का आयोजन जो है किस देश की अध्यक्षता में किया गया था? 144 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, फ्रांस के अध्यक्षता में। ठीक है, 145 देखिए, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश फोकस राष्ट्र का दर्जा प्राप्त किया? किस देश को फोकस राष्ट्र का दर्जा दिया गया था? फोकस राष्ट्र कौन सा था? तो वो था 145 का हो जाएगा बी, बांग्लादेश था। तो ये है 146 देखिए, कौन सी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो ये है आपका बी, न्यूजीलैंड की टीम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? 147 नंबर क्वेश्चन, तो वो बन गए हैं आपका झोंग शानशान, ये चीन का है झोंग शानशान। सी नंबर आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 148 देखिए, किसने DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO के द्वारा दिया जाता है। यह किसने जीता? तो यह हेमंत कुमार ने जीता है। 148 का हो जाएगा ए, हेमंत कुमार। 149 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये करेगा जापान। जापान जो है लकड़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित करेगा 2023 तक। ठीक है, 150 नंबर देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री चेरी ब्लॉसम महोत्सव का उद्घाटन किया है? चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है यह मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जो है किया है। ठीक, तो ये है। तो इस टेस्ट में बस इतना ही, 150 क्वेश्चन था। इसमें से 25-26 क्वेश्चन जो है 25-26 क्वेश्चन करेंट था, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री था। तो फिर नेक्स्ट टेस्ट जब होगी तो उसका हम फिर वीडियो लेकर के आएंगे, सॉल्यूशंस लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।